गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अगला लेसन बोली पाठ शुरू करने से पहले सभी भैया बहनों को पाठ का सार सुनाना चाहूँगा, जिसमें एक लड़की जिसका नाम बोली होता है उसका एक मार्मिक कहानी बताई गई है कि किस प्रकार वो एक शिक्षित व्यक्ति बनती है बोली से। उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का नाम बचपन का नाम सुलेखा होता है, लेकिन बचपन से ही सभी उसे बोली कहकर पुकारते हैं। बोली यानी सीधी सादी बुद्धू। वह रामलाल नाम का एक व्यक्ति जो कि नंबरदार होता है, उस समय तहसीलदार की तरह एक पद होता है नंबरदार। उस नंबरदार रामलाल की चौथी बिटिया होती है वो सुलेखा। उसका बचपन का नाम क्या होता है? सुलेखा। और उसे क्या कहकर पुकारते हैं? बोली। बोली यानी सीधी सादी बुद्धू। और वो रामलाल की चौथी बिटिया होती है। जब वो 10 माह की होती है तो वो 4 पैसे सिर के बल नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो जाता है, चोट पहुंचती है, और इस कारण वह मंद बुद्धि बालिका रह जाती है। और तब से उसे बोली नाम से जाना जाता है। बोली यानी सीधी सादी बुद्धू। जन्म से वो बच्ची गोरी थी, सुंदर थी, लेकिन जब 2 वर्ष की हुई तो उसे चेचक हो गया। स्मॉल पॉक्स हो गया, और केवल उसकी आंखें बची, बाकी उसका पूरा शरीर कुरूप हो गया, भद्दा हो गया चेचक से। वो नन्ही सी प्यारी सी बालिका जिसका नाम सुलेखा था, 5 वर्ष की हुई तब तक मुश्किल से वह बोलना सीख पाई। वह अकलाकर बोलती थी। अन्य बच्चे उसकी नकल निकालते। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल नाम का वो नंबरदार व्यक्ति, उसकी 7 संतानें थी, 4 लड़कियां और 3 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटी उन लड़कियों में सबसे छोटी जिसका नाम बोली था, वो रामलाल एक श्रमशाली किसान परिवार था। पर्याप्त धन वगैरह था, और केवल बोली के सिवाय सभी स्वस्थ थे। उसके पुत्र अध्ययन करने के लिए शहर में गए, उसके बाद कॉलेज में भी गए। लेकिन जहाँ तक उनके लड़कियों की बात है, सबसे बड़ी पुत्री जिसका नाम राधा है, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी होती है। दूसरी पुत्री जिसका नाम मंगला होता है, उस मंगला की शादी तय हो चुकी होती है, और उसकी शादी तय हो चुकी होती है। और तीसरी पुत्री जिसका नाम चंपा होता है, वे सभी अच्छी सुंदर दिखाई देती है, स्वस्थ दिखाई देती है। इसलिए उन सभी के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए वर ढूंढने के लिए उसे अधिक कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेकिन रामलाल बोली के बारे में चिंतित रहता था, क्योंकि वह न तो अच्छी रंग रूप की थी, न ही अधिक बुद्धिमत्ता थी। जब बोली 7 वर्ष की हुई, उस समय मंगला की शादी हो गई थी, और उसी वर्ष उस गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुली, और तहसीलदार साहब उसके उस विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए। और तहसीलदार साहब ने रामलाल को बोला कि तुम यहाँ गांव के राजस्व अधिकारी हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना होगा, और तुम्हें तुम्हारी पुत्रियों को विद्यालय भेजना होगा। उस रात रामलाल ने अपने बीबी से बात की कि तहसीलदार साहब आए और उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्रियों को विद्यालय भेजना है। तो ये बात उसने अपने बीबी से कही, तो उसकी बीबी कहने लगी, क्या तुम पागल हो गए? यदि लड़कियां विद्यालय जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल तहसीलदार साहब के आगे उनकी अवहेलना नहीं कर सका। आखिर में उसकी बीबी ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल की पत्नी ने कहा, मैं बताती हूँ क्या करना है। ऐसा है, बोली को स्कूल भेज दो। बोली के शादी होने के कोई अवसर नहीं है, उसका चेहरा कुरूप है,
मंद बुद्धि है, उसकी चिंता स्कूल के अध्यापक करेंगे, अध्यापिका करेंगे। अगले दिन क्या होता है, रामलाल उस बोली को हाथ थामे हुए ले जाता है, इस विद्यालय ले जाता है। बोली डरी हुई, सहमी हुई नन्ही सी बालिका, वो विद्यालय के बारे में कुछ भी नहीं जानती कि विद्यालय क्या चीज होती। उसे याद आती है उस सुलेखा को, बोली को। बहुत कुछ दिन पहले की बात याद आती है कि किस प्रकार उसकी बुढ़ी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है। तो वो घटना उसे याद आती है। इसी तरह उसको हाथ थामे हुए जब रामलाल उसे ले जाता है तो वह डर के मारे कहते, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं चलूंगी। तो रामलाल उसे डराता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर उसे फिर वह रामलाल अपने पत्नी को कहता है, क्या आज उसे कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, अन्यथा अध्यापक और विद्यालय की लड़कियां क्या सोचेगी, उसके उनके बारे में क्या सोचेंगे। पहली बार पहली बार बोली को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, वो भी उसके बड़ी बहन के उतरे हुए कपड़े पहनाते हैं। और पहली बार उसे नहलाया जाता है और वो इतनी साफ सुथरी कपड़े पहनती है जो कि चंपा के फिट नहीं आते हैं, वो कपड़े पहनाता है। और पहली बार उसके तेल मला जाता है, तेल लगाया जाता है और बाल ठीक किए जाते हैं। और फिर उसे विश्वास होता है कि हो या ना हो, मुझे एक अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। जब वे विद्यालय पहुंचते हैं, रामलाल और उसकी पुत्री बोली, पहले से ही बच्चे वहाँ कक्ष में बैठे होते हैं और रामलाल अपनी पुत्री बोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका को सौंप देता है। वो बेचारी नन्ही सी प्यारी सी बालिका डर के मारे इधर उधर देखती रहती है। वहाँ पर कई कमरे होते हैं और कुछ लड़कियाँ पालती मारकर चटे पर बैठी होती हैं। वो प्रधानाध्यापिका बोली को कहती है, एक कोने में जाकर बैठने के लिए कहती है। और बोली कभी नहीं जानती थी कि एक विद्यालय किस प्रकार का होता है, वहाँ क्या घटित होता है। वो अनेक लड़कियों को देखकर खुश होती है, लगभग उसके उम्र की लड़कियां होती हैं। वह उम्मीद करती है कि उनमें से कोई लड़की उसकी सहेली बनेगी। एक महिला अध्यापिका उस कक्ष में उसे कहती है, बोली से कुछ बोलती है और फिर बोली की नज़रें कुछ तस्वीरों पर पड़ती है और चित्र पर पड़ती है। वो चित्र उसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। और वो क्या क्या नज़ारे देखती है। वो बोली नाम की नन्ही सी बालिका एक घोड़े का चित्र देखती है और घोड़े का चित्र मिलान करती है कि ये घोड़ा ठीक वैसा ही घोड़ा है जो कि तहसीलदार साहब उद्घाटन करने के लिए आए थे, वैसा का वैसा घोड़ा है। उसके बाद उसके बाद वो एक चित्र देखती है, बकरी का चित्र, और वो बकरी का चित्र देखती है तो वह कहती है कि ये बकरी ठीक वैसी की वैसी है जैसे मेरे पड़ोसी में एक बकरी है। फिर वो तोते का चित्र देखती है, वो हरा तोता। वह कहती है कि ये तोता वैसा का वैसा है जैसा आम के बगीचे में था। और फिर वह एक गाय का चित्र देखती है और गाय का चित्र देखते तो वो अपनी उसकी बुढ़ी गाय लक्ष्मी याद आ जाती है। बोली की अचानक अचानक ध्यान आता है कि उसकी महिला अध्यापिका एक लेडी टीचर उसके पास खड़ी होती है और वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो लेडी टीचर मुस्कुराती है, महिला अध्यापिका मुस्कुराती है उसके पास में आकर और वह बोली से कहती है, व्हाट इज योर नेम? ओ नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? वो बोली नाम की बच्ची मंद बुद्धि, वो हकला कर बोलती ब, 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 बो। फिर वह रोने लग जाती है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं और
वह सिर नीचे कर कर बैठ जाती है, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटाती है। कहीं उसे लगता है कहीं उस पर कोई हंसने ले। इतने में स्कूल की घंटी बज जाती है। सभी लड़कियां कक्षा से बाहर निकलती हैं और बोली कोने उस कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं करती है। वह अपना सिर अभी भी नीचे किए हुए बैठी रहती है, सिसकियां पड़ती है। इतने में वो महिला अध्यापिका कहती बोली, ओ बोली। जो ही वो उस महिला अध्यापिका की आवाज उसके कानों में पड़ती है, तो महिला अध्यापिका की आवाज उसके कानों में पड़ती है, तो वो सोचती है, उसके हृदय में एक ऐसे हृदय को छूने वाली आवाज महसूस होती है। फिर वो महिला अध्यापिका कहती है, गेट अप, खड़े हो। इट इज नॉट माई कमांड, ये मेरा आदेश नहीं है। जस्ट फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ एक मित्रवत सुझाव है। बोली खड़ी होती है और अब महिला अध्यापिका उसे कहती है, अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। और जो वो महिला अध्यापिका उसे कहती है कि अब मुझे अपना नाम बताओ, वो सोचती है कि उसके हकलाने वाली आवाज़ उससे अपमानित कर देगी। लेकिन जब वो महिला अध्यापिका कहती है, इस महिला के खातिर, मेरे खातिर बताओ, तो वह कुछ बोलने का प्रयास करती है और वह कहती है उस पर कोई नहीं हंसेगा। तब वह बोली नाम की नन्ही सी प्यारी सी बालिका, प्यारी सी बच्ची हकला कर बोलना शुरू करती है, बो 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 बो। इतने में वो महिला अध्यापक ये कहती है, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ। इतने में इतना सा कहती है महिला अध्यापिका और वो बोली नाम की बच्ची बोलती है, बोली। अंत में वो बोलने में सक्षम हो जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है मानो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हो, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। और वो महिला अध्यापिका कहती है, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। और उसका पीठ थपथपाती है और वह महिला अध्यापिका कहती है, अब तुम सारा भय बाहर फेंक दो, कोई भी तुम पर हंसने की कोशिश नहीं करेगा। बोली उसकी तरफ देखती है, महिला अध्यापिका की तरफ, और इस तरह देखती है, रियली, वास्तव में कोई नहीं हंसेगा। और फिर महिला अध्यापिका कहती है, विल यू कम टुमारो, क्या कल तुम आओगे? बोली वो नन्ही सी बालिका बोली सिर हिलाती है। तो वो महिला अध्यापिका कहती है, नहीं, नो, बोल कर कहो। वो बोली नाम की बच्ची, अब उसके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है उस महिला अध्यापिका के कारण, और वह हकलाते हुए बोलती है, यस। और फिर वो महिला अध्यापिका उसे एक पुस्तक देती है, चित्रों की, पिक्चर, चित्र बने हुए एक पुस्तक देती है, जो रंगीन चित्र होते हैं कुत्ते के, बिल्ली के। और फिर वो प्रत्येक चित्र के नीचे नाम लिखा होता है और वह कहती है कि आज ये अभी ये पुस्तक ले जाओ और ये इस पुस्तक को पढ़ने में सक्षम हो जाओगी, तब मैं तुम्हें बड़ी पुस्तक दूंगी और तुम बहुत कुछ समय के साथ सीख सकोगी अन्य बच्चों की तरह। कोई भी तुम पर हंसने में सक्षम नहीं होगा। लोग तुम्हारी बात तुम्हारे को सम्मान के साथ सुनेंगे। कोई भी जरा सी भी हकलाहट के बिना बोलने में सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड? समझी? अब तुम घर जा सकते हो। भोली को ऐसा महसूस हुआ मानो कि गांव के अंदर जितने भी मंदिर हैं उसके अंदर घंटियां गूंज उठी हो और बाग बगीचों के अंदर सभी फूल खिल उठे हो। उसका हृदय एक नई आशा, एक नए जीवन से धधक रहा था। इस प्रकार वर्ष बीतते गए, गांव बड़ा हो गया, कस्बा बन गया। प्राथमिक पाठशाला एक बड़ी स्कूल में तब्दील हो गई। वहाँ पर सिनेमा घर भी आ गया। एक
कारखाना भी लग गए और डाक गाड़ी भी वहाँ रुकने लग गई। एक रात्रि की बात है, जब रामलाल भोजन कर रहा था, उस समय रामलाल अपने बीवी से कहने लगा, क्या करने लगा, क्या मैं विश्वंभरनाथ का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं बोली के लिए? तो उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ निश्चित रूप से। बोली भाग्यशाली होगी ऐसे संपन्न दूल्हे को पाकर, ऐसे संपन्न वर को पाकर भाग्यशाली होगी। उसके पास एक बड़ी दुकान है, खुद का मकान है, बैंक में हजारों रुपए हैं, इसके अलावा वो दहेज भी तो नहीं मांगता है। और दूसरी बात और भी है, लेकिन जब रामलाल कहता है कि वो युवा भी तो नहीं है, जवान भी तो नहीं है, वो लगभग मेरी उम्र का है, जितना मैं हूं उस उम्र का है, और उसके पहली पत्नी के बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी वयस्क हैं। तो उसकी पत्नी कहती है, तो क्या हुआ, 45 से 50 साल का होगा, इसमें व्यक्ति की कोई आयु बड़ी नहीं होती है। हम भाग्यशाली होंगे कि ये विशंबरनाथ दूसरे गांव का है और वह चेचक के निशान के बारे में और मन बुद्धि के बारे में नहीं जानता है। यदि हम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो बोली अविवाहित रह जाएगी। फिर वो रामलाल कहता है, वो बोली क्या कहेगी, वो बोली क्या कहेगी? तो उसकी पत्नी कहती है, वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय है, ये वो तो गूंगी गाय है। फिर रामलाल उसकी बात सुनता है और आंगन के अंदर एक कोने में, दूसरे कोने में बोली चारपाई पर जगी हुई लेटी रहती है और ये सारी बातें, माता पिता की सारी बातें सुन रही होती है। और बिशंबर सारी बातें सुन रही होती है। बिशंबरनाथ एक संपन्न व्यापारी होता है। वह अपने मित्रों के साथ और संबंधियों के साथ बारात लेकर आ जाता है। एक बैंड बाजा आगे लोकप्रिय धुन बजा रहा होता है, फिल्मी भारतीय फिल्मी गाने बजाते हुए बारात आगे बढ़ रही होती है। बड़े शानो शौकत के साथ वो आता है। रामलाल अत्यधिक आनंदित होता है ऐसे शानो शौकत को। उसने शायद ही कभी सपने में सोचा होगा कि उसकी चौथी बिटिया इतना शानदार विवाह होगा। बोली की बड़ी बहनें इस अवसर को देखकर ईर्ष्या करती है और आखिर में जब वो शुभ क्षण आता है और पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को लाओ, बोली रेशमी लाल दुल्हन की पोशाक में आती है और उस पवित्र आग के पास आती है और पंडित जी कहते हैं, पंडित जी शादी के लिए बैठते हैं और विशंबर के मित्र विशंबर को कहते हैं, दुल्हन को वरमाला पहनाओ। और इतने में जो ही वो विशंबरनाथ फूलों की माला ऊपर वरमाला डालने के लिए हाथ ऊपर करता है, एक महिला पीछे से बोली के रेशमी घूंघट को खिसका देती है चेहरे से और विशंबरनाथ की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है और वो माला उसके हाथों में ही अटकी हुई रह जाती है और दुल्हन वापस घूंघट डाल देती है। फिर विशंबरनाथ अपने मित्र को कहता है, क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है उस बोली के चेहरे को, उस बोली के चेहरे पर चेचे के निशान थे। तो विशंबरनाथ का विशंबरनाथ का मित्र कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो रामलाल, तुम भी तो जवान नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद विशंबरनाथ क्या कहता है कि यदि मैं इसे शादी करूं तो उसके पिताजी को 5,000 रुपये मुझे देने होंगे, तो मैं शादी करूंगा। रामलाल अपनी पगड़ी रख देता है विशंबर के पाँव में, मुझे इतना अपमानित मत करो, 2,000 रुपये ले लो। विशंबरनाथ कहता, नहीं, 5,000 रुपये, यदि अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो 5,000 रुपये। तो वो कहता, कुछ तो दया कीजिए, मैं गांव में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो फिर वो विशंबरनाथ कहता, 5,000 रुपये निकालो।
अपने चेहरे पर आंसू लिए रामलाल तिजोरी खोलता है और वो पैसे लाकर उस दूल्हे के पाँव में रख देता है और विशंबर नाथ का लालची चेहरा एक विजयी मुस्कुराहट के साथ दिखाई देता है। उसने एक जुआ खेला और वह जीत जाता है। फिर वह उसे वरमाला डालता है। एक बार फिर क्या होता है, एक बार उस बोली का घूंघट वापस खिसक जाता है अपने उसके चेहरे से। इस बार उसकी नजरें झुकी हुई नहीं होती है, वह ऊपर देख रही होती है, सीधे अपने भावी पति की आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। और इस बार उसकी आंखों में न तो गुस्सा होता है न घृणा होती है, केवल एक रूखा रूखा तिरस्कार होता है। विशंबरनाथ जो ही वरमाला डालने के लिए हाथ ऊपर करता है, वो बोली के वरमाला डालता उससे पहले बड़ी तेजी से बिजली की तरह वो वरमाला आग के अंदर उछल पड़ती है और वह बोली खड़ी हो जाती है और घूंघट हटा देती है और जोर से बोलती है, पिताजी। स्पष्ट स्वर में बोलती है। उसके पिताजी, माँ, बहन, भाई, सगे संबंधी, पड़ोसी सब चौंक जाते हैं इन इस बात को सुनकर के। जरा सी भी हकलाहट के बिना फिर दूसरी बार वो बोलती, पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना धन वापस ले लो, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल दंग रह जाता है। मेहमान, सभी सगे संबंधी कहने लग जाते हैं, कितनी बेशर्म की बात है, कितनी बेशर्म की बात है। रामलाल कहता है, भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मुझे अपमानित करना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? तो भोली कहती है, आपकी इज्जत की खातिर ही तो मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने की इच्छुक हुई, लेकिन मैं अब ऐसे नीच, लालची, घृणित, कायर व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो रामलाल क्या कहता है, निर्लज लड़की, हम तो सोचते तुम सीधी सादी गोंगी गाय थी। बोली एक बार फिर उस महिलाओं की तरफ मुड़ती है और वह कहती है, काकी, तुम सही सोचती थी कि मैं एक गूंगी गाय थी, इसलिए तुम लोग मुझे इस निर्दयी इंसान को सौंपना चाहते थे, लेकिन अब ये यही गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। क्या तुम और कुछ सोचना चाहते हो? विशंबरनाथ वो व्यापारी अपने बारात को वापस ले जाना शुरू करता है और बैंड बाजा वाले भ्रमित होकर विदाई का गीत गाने लगते हैं। रामलाल जमीन पर स्थिर भाव से खड़ा हो जाता है, उसका सिर नीचे झुका होता है, दुख व शर्म के मारे। उस पवित्र आग की लपटें बुझती हुई नजर आती है, प्रतीक जा चुके होते हैं। रामलाल बोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, अब मैं क्या करूंगा? वो बोली नाम की बच्ची, नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, जिसका नाम सूर्यलेखा था, स्पष्ट स्वर में बोली और जिसके स्वर के अंदर दृढ़ता थी, और वह अपने पिताजी को कहने लगी, डोंट वरी पिताजी, डोंट वरी पिताजी, चिंता न करो पिताजी, बुढ़ापे में मैं तुम्हारी आपकी सेवा करूंगी और माँ की सेवा करूंगी। मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्या ये सही नहीं है मैम? मैम ये सही नहीं है? वो महिला अध्यापिका जिसने उसको सिखाया एक कोने में खड़ी थी, वो पूरा नाटक देख रही थी। वो कहने लगी, यस बोली, और उसके मुस्कुराहट भरे आंखों में एक गहरी संतुष्टि का भाव था, मानो जिस तरह एक कलाकार
अपना चित्र पूरा कर लेता है और उसके अंदर संतुष्टि का भाव होता है, उसी तरह उसके मैडम की आंखों में एक गहरा संतुष्टि का भाव था, मानो कि उसने एक सर्वश्रेष्ठ कृति का निर्माण किया। इस तरह उस महिला अध्यापिका ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। इस तरह वो भोली नाम की बच्ची वहाँ पर पढ़ाने लगी। थैंक यू।